चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और क्लास हम लोग स्टार्ट करते चले। अरे पिछले 2 दिन से हम आपको यूनिट डायमेंशन का न्यूमेरिकल्स दिखाने की कोशिश किए। ऐसे ये चैप्टर थियोरेटिकल चैप्टर्स है, लेकिन तब भी कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स बनाया जा सकता है, बन सकता है। आप भी उसको बनाने की कोशिश कीजिए। अरे पूरा 400 न्यूमेरिकल्स का बात किए है, आपको आसानी से वो न्यूमेरिकल्स दिखाएंगे। अभी तो मात्र 8 हुआ है। ठीक, बस आप उसको सीरियसली देखते हुए चल जाइए तो आराम से फॉलो कर चल जाएंगे। अरे बस केवल आपसे रिक्वेस्ट था, पर डे देखिए, पर डे उसको कवर कीजिए। इजी है, खुद से बना लीजिए, नहीं देखने का जरूरत है। फिर आप वीडियो देखने का जरूरत है, बन जाए वीडियो को ओमिट कीजिए, आगे बढ़ जाइए। लेकिन देखिए सर, रेगुलरिटी बहुत अच्छा ग्रिप में ला देगा आपको। अड़ेगा उसी क्रम में देखिए, आज उसी क्रम में कुछ न्यूमेरिकल्स आ, उम्मीद है आप आसानी से जानते होंगे, लेकिन तब भी एक क्विक रिवीजन ही सही कीजिए जरूर। अड़ेगा वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी प्लस एल डी टी स्क्वायर। आपसे कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। फाइंड डायमेंशन, अड़ेगा फाइंड डायमेंशन, आप डायमेंशन निकालिए। फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। अड़ेगा फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी का डायमेंशन निकालिए, ए का, बी का, सी का, डी का। पर आपसे बनाए ही होंगे, कैसे बनता है ये क्वेश्चन। फाइंड डायमेंशन कैसे निकाले हम इस तरह के क्वेश्चन का डायमेंशन। ध्यान दें, इसमें सर बताए होंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि जितना भी टर्म्स जुटा में रहे, घटा में रहे, जितना भी टर्म्स किसी रिलेशन में मौजूद है, सभी टर्म का डायमेंशन बराबर। जितना भी टर्म जुटा हुआ है या घटा हुआ है या इक्वल टू साइन के साथ अलग किया हुआ है, उन सभी टर्म का डायमेंशन इक्वल। नहीं आता मेरे साथ सुन लो, किसी भी रिलेशन में जितना भी टर्म्स मौजूद है, टर्म्स कैसे होता है, प्लस से, माइनस से या इक्वल टू साइन से, उन सभी टर्म का डायमेंशन इक्वल। दूसरा, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का डायमेंशन नहीं होता है, माना एंगल जितना भी रहेगा उसका डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। एक्सपोनेंशियल पावर में जो टर्म रहेगा वो डायमेंशन फ्री। बताओ, ओवरऑल अकेला अकेला डायमेंशन फ्री नहीं, ओवरऑल डायमेंशन फ्री। एंगल ओवरऑल डायमेंशन फ्री, पावर ओवरऑल डायमेंशन फ्री। जितना टर्म प्लस या माइनस से जुटा हुआ है वो सब टर्म का डायमेंशन इक्वल। अरे बस न्यूमरेटर में जैसे यहाँ पर 2 टर्म जुड़ा हुआ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स, तो इस देखो ए का पूरा डायमेंशन, बी का डायमेंशन। अब जैसे इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन सीखो, सॉल्यूशन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अड़ेगा होमोजेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक, होमोजेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक अड़ेगा जो डायमेंशन भी का होगा वही डायमेंशन ए का होगा, वही डायमेंशन बी टी का होगा, वही डायमेंशन सी प्लस एल और डी टी स्क्वायर का होगा। इन चारों टर्म 1 2 3 4, 1 2 3 चारों टर्म का डायमेंशन इक्वल। सब पहला लेसन ये। दूसरा और क्या हो सकता है, और यहां पर देखो, या डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जो टर्म रहेगा उनका डायमेंशन आपस में बराबर। मतलब सी का वही डायमेंशन जो एल का है, सी का वही डायमेंशन जो एल का है। क्या है वो, ठीक है। तो ये टर्म्स बात कर सकते, इसमें गुना में है, इससे डायमेंशन तो इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इस टर्म का टर्म इक्वल। आप बताओ इन डाटा के मदद से, इन सिद्धांत के मदद से क्या आप एबीसीडी का डायमेंशन निकाल सकते? हम तो एक निकाल सकते, ए का डायमेंशन बी के बराबर। ए का तो मेरा हो, ए का डायमेंशन क्या हो गया, एल टी माइनस 1। लीजिए एक का मेरा हो गया, सी का भी डायमेंशन एल, 2 टो का मेरा हो गया। और अब फर्स्ट और इसको यूज किया, मैथमेटिक्स यूज करो, मैथमेटिक्स यूज करना जरूरत है। बी का डायमेंशन वही होगा जो बी टी का होगा। अब हमको बी निकालना था, टी को नीचे लाना होगा, इसका आ गया एल टी माइनस 1, नहीं, और टी को नीचे लाया टी, तो बी कितना हो जाएगा, बी का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। अड़ेगा सो बी का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस 2, बी का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस 2। 3 तो निकाल दिया, एक और बचा,
एक और देखो, C प्लस एल और डी टी स्क्वायर का डायमेंशन वही होगा, ठीक है। C बाय एल टी बाय स्क्वायर का डायमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी का होगा। वेलोसिटी कितना, दिस इज एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। अब मिला C और L का डायमेंशन L के बराबर, C का डायमेंशन L के बराबर, तो ऊपर हो गया L, नीचे हो गया D, टी स्क्वायर बराबर एल टी माइनस वन, क्रॉस L से L कैंसिल, मैथमेटिक्स जैसा, अड़ी बस। तो ये D को क्रॉस कर गए तो ये हो गया टी स्क्वायर पहले से था और एक टी का पावर माइनस वन, ये गुना हुआ, तो ये दोनों गुना कर टी, यानी टी टू द पावर माइनस वन। सब टर्म का डायमेंशन इक्वल, बोलो सही बात है। बस जितना भी टर्म प्लस से जुड़ा हुआ है, माइनस से जुड़ा हुआ है, इक्वल टू से अलग किया हुआ है, उन सभी टर्म का डायमेंशन इक्वल, उन सभी टर्म का डायमेंशन इक्वल। तो इसको इक्वल का फायदा ले ली कि ये तीनों टर्म का डायमेंशन चारों का इक्वल, साथ में C और L का भी डायमेंशन आपस में इक्वल, तो C का डायमेंशन L, ठीक, बस L इसका भी डायमेंशन L, L प्लस L मिलाकर 2L होता है, लेकिन 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए L के बराबर लिख दी, देखो यही L लिख दी। C का डायमेंशन L, L प्लस L जोड़ मत देना, 2L होता है जरूर, 2 कोई डायमेंशन नहीं होता, सीधे L डी टी स्क्वायर क्रॉस कर गए तो टी स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर, टी का पावर माइनस वन, गुना किए तो टी का पावर वन, ऊपर ले गए तो टी का पावर माइनस वन। सारे टर्म का डायमेंशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं, इस क्वेश्चन को देखो 10 अड़ेगा, द प्रेशर ऑफ एनी क्वांटिटी, द प्रेशर ऑफ एनी क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी है उसका प्रेशर इज गिवन बाय इस प्रकार से दिया जा रहा है, प्रेशर बराबर ए माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी एल, अड़ेगा वेयर एक्स क्या है तो डिस्टेंस, ठीक, बस बी टी, एक्स इज द डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस है और टी इज द टाइम। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशन निकाल लीजिए, ए और बी का डायमेंशन निकालिए। हम वीडियो रोकिए और बढ़ाइए, खाली नहीं बैठे रहिए, आप इसका डायमेंशन जरूर निकालने का कोशिश कीजिए। द प्रेशर द क्वांटिटी इज गिवन बाय, ये प्रेशर दिया जा सकता है, तो इस प्रकार का है। अब आप इसका डायमेंशन निकाल लीजिए, वीडियो रोकिए और बढ़ाइए। क्या आप अभी तक बढ़ाने की कोशिश नहीं किए, वीडियो रोकिए और बढ़ाइए, जरूर बढ़े, ठीक है। हम लोग क्या बोले कि जितना भी टर्म जुटा या घटा रहा वो डायमेंशन इक्वल, साथ में न्यूमरेटर में जितना भी टर्म जुटा हुआ उनका भी डायमेंशन आपस में इक्वल, डेनोमिनेटर में जितना टर्म जुटा या घटा उनका डायमेंशन इक्वल। यहाँ पर दो ही टर्म है, यानी कि जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वही डायमेंशन इसका होगा, इतना सा फिक्स है। एंड साथ में इसमें तो एक ही टर्म है, इसमें दो टर्म है, इसमें ए का वही डायमेंशन होगा जो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा, जो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा। एक्स क्या था, लेंथ, सो इसका डायमेंशन एल स्क्वायर, ए का डायमेंशन एल स्क्वायर, लो ए का डायमेंशन मिल गया, ए का डायमेंशन मिल गया। अब ये सोचो प्रेशर क्या हो गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और ये आपका ए एक्स स्क्वायर एक ही है, ए का भी एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर जीरो नहीं, वो डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन किसी एक का ले लेना, यानी एल स्क्वायर, और ये हो गया बी और टी, क्या अब इससे बी नहीं निकाल सकते, क्रॉस, तो बी का हो गया क्रॉस करके एल स्क्वायर लाओ, एम एल माइनस वन टी माइनस टू और टी का पावर वन, संभालो, एम का पावर माइनस वन, एल का पावर थ्री, टी का पावर, ये दोनों गुना होने पर माइनस वन, ऊपर ले गया तो टी का पावर वन। सो बी का डायमेंशन हो गया एम का पावर माइनस वन, एल का पावर थ्री, टी का पावर माइनस वन। ऐसे बताने की जरूरत नहीं, ये दोनों का डायमेंशन बराबर, एल में से एल घटा के जीरो नहीं होता है, जोड़ के 2l नहीं होता, 5l नहीं होता है, वो डायमेंशन से मतलब है, क्या डायमेंशन किसी एक का ले लिए वो होगा, ये एल स्क्वायर है, इसका भी एल स्क्वायर, एक टू का एल स्क्वायर लिखे और आराम से प्रश्न क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन आओ, ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन है वो बनाओ, ठीक है। क्या बोल रहा है, सो ये देखो, अड़ेगा वॉल्यूम ऑफ द
वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, 10 मिनट हो गई। अब वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, देखो वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय वॉल्यूम बराबर माइनस अल्फा बाय बीटा एक्सपोनेंशियल ई का पावर अड़ेगा अल्फा टी बाय के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू मास, ऐसा दिया हुआ है। और कहता है फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब इसको जरूर बनाइए, भी वॉल्यूम है, अल्फा निकालना है, टी टेम्परेचर है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मस्त है, गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय अड़ेगा एवोगाड्रो नंबर, ये आपका मास, एम इज द मास। तो अल्फा बीटा का डायमेंशन निकाल दीजिए। हाँ चलो, अब बना लिया होगा, बस मिलाओ। यहां पर तुम्हारे पास क्या है कि टर्म के रूप में बस दो ही चीज, यानी कि वॉल्यूम का वही डायमेंशन होता है जो अल्फा बाय बीटा, इसका तो डायमेंशन होगा ही, ये एक्सपोनेंशियल है, इसका पूरा का डायमेंशनलेस, ये पूरा ओवरऑल डायमेंशनलेस, ई का पावर 0, यानी कि ये इसका वही डायमेंशन होगा जो इसका होगा। एंड साथ में अल्फा टी बाय के एम, ये डायमेंशन 1, मतलब m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, ऐसा ही कुछ ना। सो अल्फा का डायमेंशन में क्या होगा, क्रॉस कर लो, दिस इज के एम और t के एम बाई टी, इसी का डायमेंशन। के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कितना फॉर्मूला था, m l स्क्वायर t माइनस 2 मोल का पावर -1 k टू द पावर -1, m से मास अड़ेगा बस, और ये हो गया t। सो फाइनली क्या हो गया, अल्फा का डायमेंशन अगर हम बात करें तो एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी -3 मोल का पावर -1 और के का पावर -1, जैसे ये अल्फा का डायमेंशन। नहीं, अगर अल्फा निकल गया तो क्या आप बीटा निकाल सकते, अटेगा। सो बीटा बराबर क्या हो गया, बीटा बराबर क्रॉस कर लोगे तो माइनस, मतलब अल्फा का डायमेंशन और डिवाइड बाय वॉल्यूम का, माइनस का डायमेंशन है, डिवाइड बाय वॉल्यूम मतलब एल क्यूब, सो एल क्यूब से डिवाइड कर इसी को, यहीं पर से समझ लेना, एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी -3 मोल -1 और के -1 डिवाइड बाय एल क्यूब, ऊपर ले लो तो एल स्क्वायर एल -1 टी -3 मोल -1 के -1, आराम से निकाला सकते हैं। क्या है बात, ठीक है। चलिए इस तरह का क्वेश्चन तो आप देख लीजिए, एक दो और दो को डिफरेंट वैरायटी दिखाते हैं, शायद आप जानते भी होंगे, ऐसा तब भी अड़ेगा। क्या बोला जाए, इफ, जैसे कि हम लोग बोला फंडामेंटल क्वांटिटी कौन, आपके पास जो अभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अडिगस और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही तुम्हारे पास है 7। लेकिन अगर इन सातों को छोड़कर एक नया फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया जाए कि इफ फोर्स अड़ेगा, फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम इज कंसीडर एज फंडामेंटल क्वांटिटी, अगर इसको फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया जाए, फंडामेंटल क्वांटिटी, कोई नया सिस्टम है जिसमें फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया जाए, तो क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास, मास का डायमेंशन निकाल दीजिए, बोलो ऐसा पड़ा है क्या, अगर मान लो फोर्स को, वेलोसिटी और टाइम को स्टैंडर्ड बना लिया जाए, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को स्टैंडर्ड बना दिया जाए, तो बताइए मास का डायमेंशन क्या होगा। बार आसान होने की बात नहीं, से बात करते हुए चल सॉल्यूशन। लेट
लेट मास इज इक्वल टू मास क्या है बराबर k टाइम्स ऑफ फोर्स का पावर a, वेलोसिटी का पावर b और टाइम का पावर c। अरे तो वही रिलेशन वाला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल उसे रिलेशन से स्टार्ट हो जाएगी। अब टेक डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डायमेंशन लीजिए। टेक डायमेंशन ऑन बोथ साइड, m k का कोई डायमेंशन होता नहीं है, फोर्स का m l t माइनस टू, m l t माइनस टू का पावर a, l t माइनस वन का पावर b और टाइम का पावर c। m का पावर m का पावर वन, l का पावर जीरो नहीं है तो ठीक होगा जीरो, m का पावर a, l का पावर a प्लस b और t का पावर माइनस टू a माइनस b प्लस c। क्या आप इन तीन क्वांटिटी से एबीसी का मान निकाल सकते हैं? इन तीन क्वांटिटी के मदद से एबीसी का मान, सो a का पावर वन, a प्लस b का पावर जीरो और माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी का पावर जीरो। जैसे अब a का मान वन, अगर a का मान वन तो b बराबर माइनस वन, b का वैल्यू माइनस वन। अब a और b का मान अगर आप बढ़ा लीजिएगा a प्लस बी, ठीक बात, तो c का वैल्यू आ गया वन, नहीं ये हो गया माइनस टू प्लस वन यानी कि माइनस वन, सी का वैल्यू वन, ए बी सी का वैल्यू। सो फ्रॉम फर्स्ट फोर्स बराबर अड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट मास का अगर डायमेंशन देखा जाए, मास का डायमेंशन, सो दिस इज के टाइम्स ऑफ एफ का पावर ए, एफ का पावर ए, एफ का पावर वन अड़ेगा वेलोसिटी का पावर माइनस वन और टाइम का पावर वन, टी का पावर वन। सो अब मास का डायमेंशन अगर हम लोग बात कर दें, मास का डायमेंशन अड़ेगा मास का डायमेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर के का वैल्यू छोड़ दिया है, केवल डायमेंशन निकालना है, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं है, सो के को छोड़ देते हैं। सो वैल्यूज क्या हो गया, दिस इज एफ टी डिवाइड बाई वी, या इतने ही छोड़ो, इतने ही काफी है। एफ वी का पावर माइनस वन, टी का पावर वन। एक बार इसको देख लो बड़ा से, फिर तुमको दिखाते क्वेश्चन। चलो पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया, इसी पर बेस्ट क्वेश्चन एक बना कि अगर स्पीड, एक्सेलरेशन और फोर्स, स्पीड, एक्सेलरेशन, ठीक है, स्पीड को भी नोट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को ए से, एंड फोर्स इज कंसिडर, इसको कंसिडर किया जाए, कंसिडर एज फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में कंसिडर किया जाए। फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी सिस्टम, कोई नया सिस्टम होगा, यूनिट ऑफ एनी सिस्टम अड़ेगा, एनी सिस्टम, किसी सिस्टम का ये फंडामेंटल यूनिट माना जाए। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ रशियन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस अड़ेगा, यंग्स मॉडुलस कैपिटल वाई, इसका आपको डायमेंशन निकालना है अड़ेगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, बोलो रहेगा, बस कोई नया रोल नहीं, पिछला ही क्वेश्चन के समझ बनाओ, तुरंत बस आएगा, एकदम सीधा सीधा। तुमको थोड़ा अगर हेल्प कर सकते देते, देखो स्पीड का तो जानता ही है, डायमेंशन जानते ना, एक्सेलरेशन का भी जानते हो, फोर्स का भी जानते हो, यंग्स मॉडुलस, चलो यंग्स मॉडुलस का हम ले लेते हैं, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, प्रेशर जैसा। अब बताओ निकालो इसका सभी, उसका डायमेंशन अब निकालो, जरूर कोर्स करो, सॉल्यूशन थोड़ा सा ध्यान दो तो हो जाएगा। क्या बोला, नया क्वांटिटी में कौन कौन फंडामेंटल है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, उसको फंडामेंटल बनाया गया। तो यंग्स मॉडुलस का, उस नए सिस्टम में यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन पूछ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दो तो आइडिया आ जाए, थोड़ा सा ध्यान दे से तो डायमेंशन का आइडिया आ जाएगा। बराबर, तुम्हारे पास क्या हो गया, वेलोसिटी,
तो हम बोले जिसको भी बोलेगा उसको लेके शुरू करना, लेट y बराबर, ठीक है बात, वेलोसिटी का पावर a, इस पर के मानने का जरूरत नहीं है, f का पावर b, और एक्सेलरेशन देना, एक्सेलरेशन कोई भी पहले लो बांध दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टारगेट एबीसी, दोनों तरफ डायमेंशन उठा लो, टेक डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेक डायमेंशन ऑन बोथ साइड, डायमेंशन ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ डायमेंशन में, टेक डायमेंशन ऑन बोथ साइड, अब दोनों तरफ डायमेंशन लिया जा सकता है, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन, वेलोसिटी का इतना, अरे बस दोनों तरफ डायमेंशन, वेलोसिटी का पावर ए का पावर बी और एफ का पावर सी, पता यंग्स मॉडुलस का अभी जस्ट लिख के दिए थे, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, हटेगा एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन बी, फोर्स का एम एल टी माइनस टू पावर सी, हटेगा एम एल टू पावर माइनस सी। अब डायमेंशन उठा लो, हटेगा डायमेंशन से उठाइए, एम का डायमेंशन इक्वेट एम का पावर वन, एल का पावर माइनस टू, टी का पावर माइनस टू, एल का पावर ए, एल का पावर बी, एल का पावर सी, और एम का पावर सी, जस्ट एम का पावर सी, एम यहां पर है, एल का पावर ए प्लस बी प्लस सी, टी का पावर माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी। पावर इक्वेट करो, इक्वेट द पावर, एम का पावर वन बराबर सी, सी का वैल्यू कितना हो गया वन, ये हो गया माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, माइनस टू बराबर माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी। तेरी क्वेश्चन 3 बार बस, क्या आपसे एबीसी नहीं कर सकता, सी का मान तो ऐसे ही निकल गया है, सी का मान बढ़ा लो तो ए प्लस बी यहां से आ जाएगा, नहीं देखिए सी का वैल्यू वन, सी का वैल्यू वन, अगर सी का वैल्यू वन बढ़ा दे तो ए प्लस बी बराबर माइनस टू, ए प्लस बी बराबर माइनस टू, नहीं अब यहां पर जाओ, ये माइनस कॉमन लेके काट दे तो ऐसा कुछ आएगा, सी का वैल्यू कितना है वन, टू टू कट गया जीरो, यानी कि ए प्लस टू बी बराबर जीरो। अगर हम इसको माइनस कर दें तो माइनस बी बराबर माइनस टू, बी का वैल्यू टू, बी का वैल्यू टू, ए का वैल्यूज बी का मान टू है तो टू टुकड़ा के माइनस फोर, ए का वैल्यू हो गया माइनस फोर, ए का वैल्यू माइनस फोर, बी का वैल्यू इतना। समझा, एक रिलेशन तो हमको मिला ना, कुछ भी तरह का रिलेशन मिलेगा, किसी भी तरह का रिलेशन मिलेगा। सो फ्रॉम फर्स्ट आपको क्या मिला, यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी बराबर v का पावर, अड़ेगा v का पावर a, यानी कि v का पावर माइनस फोर, अड़ेगा a का पावर b, a मतलब a का पावर कितना, b का वैल्यू टू, और f का पावर c का वैल्यू वन। लीजिए यही आपका रिक्वायर्ड रिलेशंस, बहुत आसान है, कोई दिमाग करने की जरूरत नहीं, कोई टेक्निक की जरूरत नहीं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक बात, तो पहला चैप्टर में इतने ही न्यूमेरिकल्स के ढांच दिए, तो हम आपको पहला चैप्टर में 12 न्यूमेरिकल्स बनाए, क्या आप नोट कर लिए ना, नहीं किए तो अभी कैसे, अब भी इसको करके चलिए, आगे नहीं पड़ेगा, बिना उसके नहीं बना। ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल्स यहाँ से फिनिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्केलर वेक्टर, नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे स्केलर वेक्टर्स, तब न्यूमेरिकल्स तो कल से देखेंगे, लेकिन ज्यादा 5 मिनट आप मेरे साथ अभी थ्योरी पोर्शन में आइए, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, 5 मिनट आप इसका टॉपिक में आइए, स्केलर एंड वेक्टर। सबसे पहले बताओ, आपको सर बता चुके हैं स्केलर और वेक्टर क्या है, बोलो बता चुके हैं बस। स्केलर किसको कहते हैं, वेक्टर किसको कहते हैं, तो बोले वास ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऑब्जेक्ट का वो गुण जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। वास ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, वो आपका स्केलर। ठीक है, नेक्स्ट में पढ़े
वह सा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है वो आपका वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शंस भी हो और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है, लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगा, पढ़ेगा। मैग्नीट्यूड समझ सकता है। अब तीन वर्ड आता है इसमें, तीन वर्ड हम लोग सीखे, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शंस भी है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करने की बात कर रहे हैं। अब बताओ, मैग्नीट्यूड मतलब माप, मेजरमेंट्स, जिसमें कोई मेजरमेंट्स होगा, मेजरमेंट्स होगा 3 kg, 5 kg, 2 kg, 10 फीट, 50, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा कुछ, ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन मतलब लेफ्ट वर्ड है, राइट वर्ड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट फ्रॉम वेस्ट, इस तरह का वह सा वेजिकल क्वांटिटी से मैग्नीट्यूड भी हो गया। डायरेक्शन, वेक्टर ऑफ एडिशन का मतलब क्या हुआ कि अगर इसके कोई दो अमाउंट को जोड़ना हो, उस फिजिकल क्वांटिटी के दो अमाउंट को जोड़ना हो और बीच के एंगल का इफेक्ट सम पर पड़ता है का, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ऑफ एडिशन को ओबे कर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम पॉलीगॉन और ट्रायंगल लॉ की बात नहीं कर रहे, नाम वही है, लेकिन जिससे किसी को समझना हो कि होता क्या है, तो इतना ही कह सकते हैं कि अगर दो अमाउंट को जोड़ना हो और जोड़ने पर एंगल का इफेक्ट पड़ जाए तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर लॉ को ओबे कर रहा है, नहीं पड़ा तो डज नॉट। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट से एक आदमी 5 से खींचे, एक बार 3 से खींचे, पता ये नेट कितना फोर्स अनुभव करेगा, 2 न्यूटन से। लेकिन अगर एक 5 इधर खींचे, इधर भी 3 से खींच दे, अब आदमी वही, फोर्स वही, क्या हुआ, अब क्या हुआ कि नहीं, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, इसमें रिजल्टेंट कितना आया, 2 का, इसमें जब रिजल्टेंट बात की तो 8 का आया, क्योंकि बीच का एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। तो अब यही चीज अगर हम 5 का खींचे, इधर 3 का खींचे, तो वस्तु कुछ इधर जाएगा और रूट अंडर 34 न्यूटन से जाता रहेगा। यानी कि अगर कोई दो अमाउंट को जोड़े और दोनों का जो बीच का इफेक्ट है उसका एंगल का इफेक्ट पड़ जाए तो कह सकते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे किया। सो वह सा क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो वह स्केलर, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो वह स्केलर, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करे वही आपका वेक्टर। आपको सर पढ़ाए होंगे, एक बार कॉपी जल्दी से पढ़िएगा और देख लीजिएगा कि वेक्टर्स क्या है, ठीक है। इसके बाद सर टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाए होंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। बस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आप पढ़ाए होंगे, आपको याद है, बस सर आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ाते गए होंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या था, कितने तरह का वेक्टर पढ़ाए, पहला जीरो या नल वेक्टर, वह सा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर, सिंगल का 0 नहीं हो सकता लेकिन दो वेक्टर है, जैसे मान एक ऑब्जेक्ट पर 2 लगेगा, फोर्स लगे 5, इधर भी 5, अब बताओ इस पर नेट फोर्स कितना, 0, तो ये कह सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0। इस तरह के वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर को एक 0 वेक्टर कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक 0 वेक्टर। दूसरा यूनिट वेक्टर, वह सा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर। हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, हाँ, लेकिन उसमें सर ये बताए होंगे कि वेक्टर निकालते कैसे हैं। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो दिस विल गिव्स योर वेक्टर, जानो जो हमको जरूरत पड़ेगा वो सब याद दिला रहे हैं। इसके बाद लाइक वेक्टर, देखो एक वर्ड सर बताए होंगे लाइक, पर वह सा वेक्टर छोटा हो, बड़ा हो, बराबर हो, बस डायरेक्शन सेम होना चाहिए, वो लाइक। डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए तो अनलाइक, एक ऊपर एक नीचे एक बाएं, ये अनलाइक वेक्टर। इसी में सर पढ़ाएंगे इक्वल वेक्टर, बोलो पढ़ाए बस, इक्वल वेक्टर क्या हो गया, वह सा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन में बराबर, हर मामले में बराबर, दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। वह सा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। इसके बाद आओ एक वर्ड सर पढ़ाए होंगे निगेटिव वेक्टर,
अड़ेगा एक वर्ड पढ़ा है निगेटिव वेक्टर। मतलब निगेटिव वेक्टर क्या होता है? वह सब वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल बराबर, डायरेक्शन ठीक अपोजिट, 180 का फेस बनाता होगा, पूरा अपोजिट, जस्ट अपोजिट, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। नहीं, नेगेटिव वेक्टर समझ में आ गया? बस अब को इनिशियल नाम से पकड़ो। को मतलब एक ही, को मतलब एक ही, इनिशियल मतलब प्रारंभिक पॉइंट, वह सब वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम, उसको कह सकते हैं को इनिशियल वेक्टर। देखिए ये सब को इनिशियल वेक्टर है। फिर आप को लीनियर नाम से पढ़ो, को लीनियर वह सब वेक्टर जो को मतलब एक ही लाइन पर काम करे, वह सब वेक्टर जो एक ही लाइन पर काम करे, उसको कह सकते हैं को लीनियर वेक्टर। देखो ये वेक्टर्स दिस वन आर को लीनियर, लेकिन इतने पे खत्म नहीं होता। वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग का गुण है। मतलब ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर, इसको तुम पैरेलल ले आके इस पर चढ़ा सकते हो। पैरेलल शिफ्ट कैसा, ऊपर नीचे बाएं दाएं शिफ्टिंग का गुण है। अड़ेगा तो हम इस वेक्टर को भी कोलिनियर के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि हम चाहें तो इस पर चढ़ा सकते हैं। एक और बात, ये जो वेक्टर है ना वो भी कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। मतलब पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, सबका सब कोलिनियर। ओवरऑल कह सकते ना लाइन ऑफ एक्शन से, इसको लाइन ऑफ एक्शन, डंडा था डंडा, उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। वो लाइन ऑफ एक्शन सेम रहे, पैरेलल रहे, तो उसको कह सकते हैं कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद को प्लेनर, को मतलब प्लेन, एक ही सतह पर, प्लेनर वेक्टर वह सब वेक्टर जो एक ही प्लेन पर लाइज करे या पैरेलल प्लेन पर लाइज करे, दे आर कॉल्ड कोप्लेनर। इसे तो आप जानते ही है, हम केवल नाम से याद रखते हैं। देखो थ्योरी ना, जब भी न्यूमेरिकल्स को पढ़ा तो थ्योरी स्ट्रांग होना चाहिए। थ्योरी आपका अच्छा, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छा ग्रुप। तो एक बार थ्योरी, जब भी न्यूमेरिकल पढ़ाने पहले एक बार थ्योरी को हल्का पलट लिया जाए तब मजा। अब सीधे ये बात इसके बाद करें कोई इनिशियल। अब आओ एक वर्ड आता पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अगर कोई वेक्टर किसी पॉइंट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने में काम आए, द वेक्टर विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो कोई पॉइंट है P, इसको दिखाना है तो हम लोग क्या दिखाते हैं, ऑरिजिन से इसको जोड़ दो, ठीक है बस। तो ये जो वेक्टर बना OP, वो पॉइंट P का पोजीशन को शो कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। कुछ नहीं है पोजीशन वेक्टर, द वेक्टर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। P का पोजीशन वेक्टर OP, Q का पोजीशन वेक्टर OQ, R का पोजीशन वेक्टर OR, ऐसा कुछ। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसे मान लो कोई पॉइंट्स A से B की ओर जा रहा है, A यहां पर है और B यहां पर है, अरे बस तो AB को लिखा जा सकता है, AB बराबर लिखा जाता है OB माइनस OA। सही से बता चुके होंगे, और जगह नहीं है, लेकिन ऐसे और भी एक दो वेक्टर आप पढ़ चुके होंगे, जैसे सूडो वेक्टर है, कोएक्सियल वेक्टर है, पोलर वेक्टर है। अभी हमको उतना जरूरत नहीं, लेकिन दीज आर द वेक्टर्स, ये वेक्टर्स का कुछ टाइप्स क्या है, बस ठीक है बस। ठीक है, इतना थ्योरी के साथ आज के लिए इतना ही काफी है। आज से क्लास को भी यहाँ पर एंड कर रहे हैं। आप जरूर देखिए मेरा जो न्यूमेरिकल्स है, 12 न्यूमेरिकल्स एकदम आपका होना सही, मजा आना चाहिए आपका। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर का वेक्टर्स का थ्योरी, कुछ थ्योरी बताते हुए न्यूमेरिकल्स कल से स्टार्ट कर जाएंगे, आप उसको भी देखिएगा। तो फुर्सत ही मिलेगा, आप पढ़िएगा तभी कवर होगा। ठीक है, इतने ही काफी है। थैंक यू, बाय बाय।